तो गाइस हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। तो इसमें हमें क्लियर करने की कोशिश करिए कि प्रोडक्शन के कौन से बेसिक आइडियाज़ होते हैं, प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें बेसिक यूज़ की जाती है, उसको इसमें क्लियर करा गया है गाइस। तो अब हम जैसे आगे देखें तो जो पालमपुर विलेज है वो कोई एक रियल विलेज नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। जो पालमपुर विलेज है वो एक काल्पनिक विलेज है। पालमपुर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी और यहाँ पे मेन एक्टिविटी फार्मिंग को देखा जाता है। यहाँ पे मेन फार्मिंग की एक्टिविटी को यहाँ पे देखा जाता है और कुछ छोटे छोटे तौर पे यहाँ पे हम काम देखें तो यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, डेयरी होती थी, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाता था। जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सब चीज़ यहाँ पे की जाती थी। तो गाइस हम जैसे कि आगे देखें तो यहाँ पे जो यहाँ तो गाइस हम जैसे आगे देखेंगे दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इस एक्टिविटीज को करने में बहुत टाइप की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी और बहुत सारी चीजों की। यही सारी रिसोर्सेज गाइस मिल के कंबाइन होकर प्रोड्यूस करती थी गुड्स एंड सर्विसेज और अवेलेबल करवाती थी कहाँ पे, पालमपुर विलेज के अंदर। तो गाइस हम पालमपुर विलेज की इंट्रोडक्शन की हम जैसे बात करें तो पालमपुर विलेज जो था वो एक वेल कनेक्टेड विलेज था अपने नियर बाय विलेज और टाउन से। उसके 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव माना जाता था जिसको हम बोलते हैं रायगंज। वो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड था। वो जो रायगंज से लेके ये पालमपुर तक जो रोड इसको कनेक्ट करती है वो वेल ऑल वेदर रोड मानी जाती है। ऑल वेदर रोड को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे गाइस उसमें बारिश हो, बर्फ़ पड़े, आंधी है, कुछ भी हो, वो ठोस की ठोस रहती है, मतलब एकदम सीमेंटेड रोड थी। जैसे आज के टाइम पे रोड हम देख सकते हैं। और वही रोड शाहपुर तक जो टाउन था, एक छोटा टाउन माना जाता है शाहपुर, उसे जोड़ती है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देखने को मिलती है इस रोड पे विजिबल होते, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट होते हैं, बुलेट कार्ट से, टांगा से, बोगी से, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारी भी यहाँ पे चला करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती है, 450 यहाँ पे फैमिली रहती है। अलग अलग कास्ट की यहाँ पे बिलोंग करती हैं फैमिलीज जो रहती हैं और 80 फैमिली अपर कास्ट की होती हैं जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड हुआ करता है विलेज के अंदर। ज़्यादातर जो लैंड थी वो पालमपुर की किसके पास थी, 80% लोगों के पास, 80 फैमिलीज़ के पास। ओके गाइस, ये परसेंट नहीं है, 80 फैमिली है यहाँ पे। 80 फैमिली के पास ज़्यादातर ज़मीनें हुआ करती थी। देन गाइस जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनके जो घर हुआ करते थे वेल हाउस होता करते थे, एडवोकेट लार्ज, मतलब क्वाइट लार्ज हुआ करते थे, मतलब थोड़े बड़े हुआ करते थे, प्लास्टर, सीमेंटेड और ईंटों से बने हुआ करते थे। और यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन गाइस किसकी देखी जाती है, एससी, मतलब दलित की यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिनके छोटे छोटे गाँव होते, घर होता हुआ करते थे जो मड से बना था। और यहाँ पे अगर हम मोस्ट ऑफ द हाउसेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी सबके घरों के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से वो लोग ट्यूबवेल चला पाते थे। ट्यूबवेल से वो अपने फील्ड में जो अपने उनके खेत होते थे, लैंड होते थे फार्मर्स के, उससे वो खेती में यूज़ कर पाते थे, या वो इलेक्ट्रिसिटी से अपना स्मॉल जो उनका बिजनेसेस होते थे उसको वो चलाते थे। और हम पालमपुर में बात करें स्कूलों की तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल देखे गए हैं और एक हाई स्कूल देखा गया है। यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर भी था गवर्नमेंट द्वारा जो ऑपरेट किया जाता था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। गाइस हम जैसे कि नीचे वाले पॉइंट की बात करें, ये इस वाले पॉइंट्स की हम बात करें तो इस पॉइंट में ये बता रखा है कि जो हमने ऊपर पढ़ा पालमपुर के बारे में इंट्रोडक्शन में, वो उससे हमें पता लगता है कि जो पालमपुर है एक वेल डेवलप विलेज के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे रोडों की सिस्टम अच्छे, सिस्टम ऑफ रोड जो है वो डेवलप है, ट्रांसपोर्ट डेवलप है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम पालमपुर को अच्छा विलेज के तौर पे देख सकते हैं। तो गाइस हमने जैसे कि पढ़ा था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, तो इसमें भी वही बता रखा है कि जो पालमपुर विलेज है वही काल्पनिक विलेज है, इमेजिनरी विलेज के तौर पे पालमपुर को देखा गया है। तो अगर हम पालमपुर की बात करें गाइस तो आज के टाइम पे ये जो इंडिया है ना उसमें भी जो गाँव है वो एकदम पालमपुर से रिलेट होता है। क्यों? क्योंकि आज के गाँव में भी, इंडिया के हम गाँवों में भी बात करें विलेज में, तो यहाँ पे भी कौन सी एक्टिविटीज़ मेन फोकस होती है आज के गांव में भी गाइस, मेन फोकस किस पे होता है, फार्मिंग पे मेन फोकस करा जाता है। फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन इन विलेज। ओके गाइस,
आज के टाइम पे। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे हमें अपने गांव में देखने को मिलती है, जैसे डेयरी हो गया और शॉप और ट्रांसपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन करने में किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से लगते हैं, इसके अंदर हम वो जानेंगे। तो यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट हम देखने को मिलता है। कितने रिक्वायरमेंट देखने को मिलते हैं? 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन करने में 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट चीज़ होती है वहाँ पे लैंड। जब तक लैंड नहीं होगी गाइस, हम कहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएंगे? कहीं पे नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसकी होती है? लैंड की होती है। लैंड के बाद गाइस सेकंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। और गाइस हम जैसे देखते हैं तो फिजिकल कैपिटल में भी 2 चीज़ होती है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। गाइस हम फोर्थ रिक्वायरमेंट देखेंगे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में जब गाइस हमें ऊपर के तीनों चीज़ मिल जाएंगी, ओके, लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल मिल जाएगा, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल। जो नॉलेज होगा वही तो उसको कर पाएगा ना, जो नॉलेज से काम करेगा। तो इसमें वही हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में। तो गाइस इसको हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हम देख सकते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हम मार्क कर सकते हैं। तो इसको आप गाइस इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे। तो जैसे हम आगे पढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन करने में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है गाइस? तो 4 चीज़ें रिक्वायर इसमें होती है। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर। लैंड में कौन कौन सी चीज़ें आती है गाइस? तो लैंड में नेचुरल रिसोर्स आ गया। लैंड तो हमने पहले पढ़ लिया था, लैंड किस लिए ज़रूरत होती है? क्योंकि उस पर ही सब काम होता है। तो गाइस हम जैसे आगे देखते हैं तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया। एंड गाइस हम आगे पढ़ते हैं तो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर की। और लेबर भी गाइस 2 टाइप के होते हैं, एक स्किल्ड लेबर और एक नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में जिसके पास गाइस नॉलेज होती है, नॉलेज मतलब जिसकी एजुकेशन होती है अच्छी। एजुकेटेड जो होता है ना वर्कर, उसको हम कहते हैं स्किल वर्कर। जो पहले जैसे कि इंजीनियर टाइप को हम मान सकते हैं, जो हमें बताए कि ये काम करना है, ऐसे करना है। और सेकंड लेबर होता है गाइस कौन? मैनुअली जो काम करता है, जिसकी मैनुअली एक्टिविटी में काम आते हैं, तो उसको कहते हैं गाइस हम मैनुअली वर्कर। ओके गाइस, तो देन हम आगे बढ़ते हैं तीसरे अपने फैक्टर पे, रिक्वायरमेंट जो होता है। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल कैपिटल। तो गाइस फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? फिजिकल कैपिटल मतलब अलग अलग स्टेजेस पे जो हमारे पैसे लगते हैं, जो हमारी पूंजी लगती है। कैपिटल मतलब गाइस पूंजी को कहते हैं, जो हमें जो पूंजी लगती है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो गाइस में वही बता रखा है, जो हमारे अलग अलग स्टेजेस पे, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसमें हम जितने पैसे लगाते हैं, जो इनपुट लगाते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। तो गाइस हम जैसे कि आगे पढ़ते हैं, जो 2 टॉपिक दे रखा है, फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। तो हम पहले पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है गाइस जिसमें हम अपने पहले से ही पैसे फिक्स कर दें, एक एक करके उसमें पैसे ना लगाएं, हम उसके में पूरे तौर पे पैसे लगा दे गाइस। ओके, तो जैसे पढ़ेंगे हम आगे, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। तो जैसे गाइस हम नॉर्मली जैसे लें तो आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको रोज़ ट्रैवल करना होता है ट्रेन से, एक करके रोज़ रोज़ में हम टिकट लेने में पैसे लगा रहा हूँ। उससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं एक कार खरीद लेता हूं, जिससे मैं इजीली ट्रैवल कर पाऊंगा अपने साधन से। मतलब अपने जो आपका इनपुट है, आपने जो फिक्स कैपिटल लगाई उसके वजह से आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। तो आपका होता है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में टूल्स आते हैं, मशीन्स आते हैं और बिल्डिंग्स आते हैं। तो गाइस जैसे हम आगे पढ़ते हैं, तो फिक्स कैपिटल में जो टूल्स होती हैं, जो फार्मिंग में टूल्स होते हैं ना, वो हम खरीद लेते हैं। जैसे फार्मर अपना प्लग खरीद लेता है, ऐसे कुछ टाइप का होता है गाइस। आपको मैं पहले ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। इस टाइप का आपका हल होता है, जिसको हम हल कहते हैं प्लग को। तो ये जो हल होता है ये खेती में यूज़ होता है, और खेती में इसको यूज़ हम करते हैं। तो खेती में यूज़ होने के साथ साथ गाइस ये आपको एक बार आपने खरीद लिया, जिसकी वजह से आपको एक बार पैसा लगाने की, उसके बाद उसमें आप पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत। पैसे लगा दिए, जैसे आप पिक्चर 1.2 में देख सकते हैं, जिसमें अंकल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? मशीन्स पे। वो फिक्स कैपिटल मानी जाएगी। मशीन कौन मानी जाएगी? फिक्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि उसको एक बार फिक्स पैसे उसमें लगा दिया। अब उसको हम बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको एकदम लास्ट में हमें 10 नहीं तो 15-20 साल तक हमें छुट्टी होगी, इसमें कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। ओके गाइस, तो हम अब आगे पढ़ते हैं।
अब आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जिसमें हमें धीरे धीरे करके पैसे लगाने पड़ते हैं, जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ, हमें कच्चा पदार्थ खरीदना पड़ता है और पैसे हमें हर टाइम अपने हाथों में लेके चलने पड़ते हैं। मतलब हर स्टेजेस पे हमें हर स्टेजेस पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो गैस जैसे कि हम इसमें दो एग्जांपल देखेंगे, वीवर का और एक पॉटर का। तो जो वीवर होता है उसको अपना यार्न खरीदना पड़ता है, किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे वो प्रोडक्शन कर सके और बाद में जाके उसको मार्केट में सेल कर सके। और पॉटर का हम देखेंगे, पॉटर क्या खरीदना पड़ता है गाइस, क्ले खरीदने पड़ते हैं। किसको, पॉटर को। पॉटर क्ले खरीदेगा, अपने मटके बनाएगा, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाएगा, उसके बाद उसको जाके मार्केट में बेचेगा। तो इसमें वही बता रखा है कि उनको रॉ मटेरियल हर अलग अलग स्टेजेस पे खरीदना पड़ता है, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको ही बाद में वो मार्केट में बेचता है। तो उसकी जब बार बार पैसे लगते हैं ना, उसको ही कहते हैं क्या गाइस, वर्किंग कैपिटल। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट। कुछ मनी हमेशा हमें बार बार लगती हैं प्रोडक्शन के समय पेमेंट करने के लिए, उसको ही हम कहते हैं क्या गाइस, वर्किंग कैपिटल। हम फोर्थ पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल। कौन था गाइस, फोर्थ है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज। नॉलेज मतलब जो हमें नॉलेज लगती है ना, नॉलेज जो फोर्थ पिलर है हमारा, रिक्वायरमेंट है नॉलेज की। जब तक ये तीन चीज़ होंगे, हमारे पास चौथा चीज़ नहीं होगा, तो हम कैसे काम करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। तो हमें चौथी किस चीज़ की जरूरत होती है, ह्यूमन कैपिटल की। ओके गाइस, तो हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में जान लिया, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड से, तो उसमें हम देख सकते हैं, उसमें बता रखा है कि नीचे जो ये अंकल जी काम कर रहे हैं, इस फोटो में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस फोटो में ये देखने को मिल रहा है कि लैंड पे फिक्स कैपिटल हमने लगा दिया, अपनी फिजिकल कैपिटल लगा दिया। यहाँ पे क्या किस चीज़ का काम चल रहा है, प्रोडक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है। ओके गाइस, तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बता रखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही हम इसको बोलते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूछ सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताएंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को बोलते हैं। गाइज आप अगर इसको आप एग्जाम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो आपकी मैम शायद से आपको अच्छे नंबर दे सके, मैम हो या सर हो, आपको अच्छे नंबर देंगे और आपका उनके ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। फार्मिंग इन पालमपुर। तो गाइज इसमें हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर विलेज है उसमें दो मेन एक्टिविटीज़ होती है, एक फार्मिंग और सेकंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसका पहला टॉपिक है लैंड इज़ फिक्स। लैंड जो है वो सीमित है हमारे पास। ओके गाइस, तो इसमें दे रखा है कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी प्रोडक्शन की, वो एक मेन एक्टिविटीज़ थी। जो मेन एक्टिविटी जो पालमपुर के लोग करते थे वो क्या था, फार्मिंग था। मेन एक्टिविटी उनकी क्या थी, फार्मिंग। और यहाँ पे 75% लोग वर्किंग करते थे एज अ डिपेंडेंट, किस पे थे, फार्मिंग पे, अपने जीवन जीने के लिए। तो दे कुड बी अ फार्मर, या फार्म में लेबर के तौर पे वो काम करते थे। वो फार्मिंग करें मतलब अपने खेत में काम करें, या वो एज अ लैंड पे लेबर के तौर पे काम करें। सबकी बात एक ही है, क्लोजली रिलेटेड टू वो फार्मिंग से ही करा करते थे प्रोडक्शन के अंदर। हम बात करें तो अगर हम देखें तो लैंड यहाँ पे बढ़ी नहीं है गाइस। जो पालमपुर की लैंड है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन 1960 की बात करें ना, तो जो पालमपुर में थे कुछ लैंड हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। एक्सपेंशन कैसे देखने को मिलता है, खेती करने के लिए मिलता है। एक्सपेंशन ऐसे देखने को मिलता है हमें गाइस, जैसे हम देख सकें तो यहाँ पे जो वेस्ट लैंड थी उनकी, उसको उन्होंने किस में कर दिया, कन्वर्ट कल्टिवेटिव लैंड में, जिसमें एक से लेकर 5 साल तक खेती ना करी गई हो, या उसमें कभी खेती ही ना करी गई, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड। उसमें उन लोगों ने उसको चेंज करके उसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट आई, बूस्टअप आया है। फार्मिंग इन पालमपुर। तो गाइस हम फार्मिंग इन पालमपुर पढ़े, उसका सेकंड टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड। क्या हम सेम लैंड से ज़्यादा क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो गाइस हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पालमपुर है गाइस, वो एक रिजेंबल विलेज के तौर पे देख सकते हैं। जो वेस्ट उत्तर प्रदेश के जो गांव होते हैं ना, विलेज ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश से हम सिमिलर मानते हैं किसको, पालमपुर को। ओके गाइस, तो ऑल लैंड इन पालमपुर इज कल्टिवेटेड। ओके गाइस, तो पालमपुर में जितनी भी लैंड थी वो सारी लैंड कल्टिवेटेड हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब कोई भी लैंड लेफ्ट नहीं बचा था, कोई लैंड यहाँ पे बचा नहीं था।
तो यहाँ पे गाइज रेनी सीजन के टाइम पे खरीफ क्रॉप की फार्मिंग की जाती थी। किसकी? खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप में कौन आता है? जवार और बाजरा। ओके गाइज, जो कैटल्स के फीड में यूज़ होता है। कैटल फीड मतलब कैटल्स को खिलाने के तौर पे यूज़ किया जाता है गाइज। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो पोटैटो बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर कल्टीवेशन होता है। किसका गाइज? पोटैटो का कल्टीवेशन होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर के टाइम में। विंटर के टाइम में इसका कल्टीवेशन होता है। इसको हम रबी क्रॉप के को देख सकते हैं। तो गाइज हम तो वीट की भी क्रॉपिंग होती है ठंडी में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? क्या की भी बुवाई चलती है। बुवाई मतलब सोन। ओके गाइज, इसका मतलब होता है बुवाई, बीज बोना। तो गाइज इसका तो जब प्रोडक्शन हार्वेस्टेड किया जाता है, वीट को हार्वेस्ट करने के बाद अपने लिए वो रखते हैं, जो फार्मर होता है अपने लिए, कीप इनफ वीट फॉर दी फैमिलीज कंजप्शन के लिए, उसके फैमिली में, उसके लिए वो निकाल के बाकी वो रायगंज के मार्केट में वो ले जाके बेच देता है फार्मर। तो हम गाइस इसको एक बार समझ लेते हैं कैसी हो रही है यहाँ पे, किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे ये पूरी लैंड में हमने इतने हिस्से में हमने गाइस क्या करा, इतने हिस्से में अपने कंजप्शन के लिए जो वीट था उसको हमने निकाल लिया, और जो इतना बाकी हिस्सा बचा ना, ये हमारा सरप्लस हो गया। जो बाकी हिस्सा बचता हमारे कंजप्शन के लिए निकाल के, उसको हम कहते हैं सरप्लस। उसको ले जाके मार्केट में पालमपुर के ले जाके थे। ओके गाइस, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो हम पालमपुर में 3 पिंग हुआ करती थी साल के अंदर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो पालमपुर का इरिगेशन सिस्टम था ना, वो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम माना जाता था। क्यों? क्योंकि पालमपुर के अंदर ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता था, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चला करता है। तो हम पहले की बात करें तो पालमपुर में जो इरिगेशन सिस्टम था वो बहुत डेवलप हुआ था, ट्रांसफॉर्म हुआ था इरिगेशन सिस्टम का पालमपुर के अंदर। क्यों गाइस? क्योंकि पहले वो लोग किसका यूज़ करा करते थे? पर्शियन व्हील का। पर्शियन व्हील हम गाइस उसको कह सकते हैं, जैसे कि ये पॉन्ड ले लो या ये कुएं के तौर पे ले लो। यहाँ पे एक व्हील लगा दिया जाता था जिसके चारों कोने पे बाल्टियाँ लगाते थे, और इस व्हील को कौन चलाता था? बैल इस व्हील को चलाया करती थी। इसको हम कहते हैं पर्शियन व्हील। ओके गाइस, तो इसको हम कहते हैं पर्शियन व्हील। इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे क्या लगा दिया गया था गाइस? ट्यूबवेल, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चला करता था। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती थी। मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? एक साल के अंदर एक से ज़्यादा बार खेती करी गई हो उसी लैंड पे, सेम लैंड पे, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड यूज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल के अंदर सेम लैंड पे एक से ज़्यादा बार खेती करी गई हो तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। गाइस ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो इसको आप प्लीज़ कर लेना। ये पूछती हैं आपकी मैडम 1 या 2 नंबर में। तो गाइस हम जैसे कि आगे पढ़ते हैं, तो पालमपुर के जो फार्मर्स थे वो 1 या 2 क्रॉप साल के अंदर उगाते थे, और तीसरी क्रॉप के तौर पर हम देखें तो वो पोटैटो की खेती करा करते थे, पोटैटो का प्रोडक्शन किया करते थे। तो गाइस हम अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे जैसे कि पालमपुर के अंदर पहला प्रोडक्शन करने का पहला तरीका क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद सेकंड तरीका क्या था? मॉडर्न फार्मिंग। अगर पूछ ले मतलब क्रॉपिंग करने का, खेती करने का क्या तरीका है, ग्रो करने का क्या तरीका है, तो गाइस 2 तरीके मान सकते हैं, एक मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग। तो हम मॉडर्न फार्मिंग के में देखते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग में ये गाइस ये सारे आपके पॉइंट्स आ सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड, फर्टिलाइज़र, मशीन्स, पेस्टिसाइड और इरिगेशन के बहुत सारे नए साधन। तो हम जैसे बात करें तो पहले के टाइम पे 1960 से पहले देखें तो यहाँ पे पालमपुर में लोग किस चीज़ का यूज़ करा? मिड में रिलेटिव लो फर्टिलिटी का यील्ड का यूज़ करा करते थे पालमपुर के अंदर। तो गाइस हम लो यील्ड की बात करें तो वो लोग किसका यूज़ करते थे? उसमें वो काऊ डंग का यूज़ करते थे। एक नेचुरल जो था वो इजीली मिल जाता था, गाय के गोबर का वो लोग यूज़ करा करते थे। किसमें? इरिगेशन के लिए। तो गाइस हम इसमें अब आगे गाइस हमें ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के लास्ट में देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया के फार्मर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था, जिसकी वजह से वीट एंड राइस की प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है HYV सीड के माध्यम से। HYV सीड एक प्रॉमिस देता है कि एक सेम लैंड के अंदर सिंगल प्लांट में, मतलब सिंगल लैंड में हम आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रेट अमाउंट में दिखाएंगे।
इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में जितना प्रोडक्शन आपका नहीं होता उससे ज़्यादा हम लोग करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि 1301 हेक्टेयर में अगर होता है प्रोडक्शन, 1 हेक्टेयर में 1300 प्रोडक्शन होता है, तो गाइस ये HYV सीड यूज़ करने के बाद 3200 kg होने लगेगा। क्या पहले 1300 kg यूज प्रोडक्शन होता था 1 हेक्टेयर में, अब 3200 प्रोडक्शन होना लगा, जो एक केमिकल फर्टिलाइज़र था जिसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती थी जी किसकी, पानी की। तो गाइस हम जैसे कि आगे पढ़ेंगे, अब ये एक हाई हील्ड पॉसिबल था, क्या था गाइस, प्रोडक्शन करने के लिए HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल और पेस्टिसाइड इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आज के टाइम में हम पंजाब के फार्मर्स की बात करें, हरियाणा के फार्मर की बात करें या वेस्ट उत्तर प्रदेश के फार्मर की बात करें, तो ये भी मॉडर्न फार्मिंग का इन्होंने यूज़ करा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ये बहुत बड़े बड़े मिलता है। इसलिए इनको हम आज के टाइम पे हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप विलेज के में यहाँ पे को मिलते हैं। ट्यूबवेल का इरिगेशन, HYV सीड, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का इन फार्मिंग, इन सब का में यूज़ होते हैं देखने को मिलता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इन फार्मिंग जो खेत की फर्टिलिटी को घटा देता है लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छी करता है। ओके गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो किसान थे उन्होंने यहाँ पे करी खेती, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, जिसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर्स खरीद लिया, थ्रेसर्स खरीद लिया, प्लगिंग के लिए मशीन्स खरीद ली, हार्वेस्टर मशीन खरीद ली जो बहुत फास्ट हार्वेस्टिंग कटाई करते थे। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता रखा था 1300 kg का 1 हेक्टेयर लैंड में, ठीक है, इसमें कि HYV सीड का यूज़ 100 kg एक सेम हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन होने लगा था।